अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेशियों कर्म का फल मिलना शुरू हो गया ना। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है। जिन्होंने वीडियो का लाइक वीडियो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल बाल सो गाइस स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भी महंगाई पाकिस्तान की तरह बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, क्या बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह लोगों को आटे दाल के लाले पड़ने वाले हैं? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी लोगों को लाइन में लगकर आटा खरीदना होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी ने भी खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। कभी एशिया की तेजी से बढ़ती इकॉनमी से बांग्लादेश अब कर्जे और महंगाई में डूबने वाला देश बनता जा रहा है। हालात तो पहले से ही खराब होने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हुए सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट ने देश की इकॉनमी को बहुत तगड़ा झटका दिया है और इसका सीधा असर बांग्लादेश के आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इसीलिए मैंने यह सवाल किया कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनता जा रहा है? वैसे ये बात मैं बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं। बांग्लादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश में महंगाई आसमान छू रही है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट 13 अगस्त यानी कल की है। यह रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 13 सालों में पहली बार बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन 14% तक बढ़ गया है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का सीधा मतलब है कि खाने पीने के सामान की कीमतों का बढ़ना, सब्जियों के दाम का बढ़ना, चावल, गेहूं, दाल और दूसरे सामानों का महंगा होना। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सोमवार को ही फूड इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। यह रिपोर्ट बता रही है कि जून में महंगाई की दर 9.72% थी, जो जुलाई में बढ़कर 14.1% तक पहुंच गई। बीएसएस के आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि यह केवल फूड आइटम्स के दाम नहीं बढ़े हैं, नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। नॉन फूड आइटम्स इन्फ्लेशन जून में 9.15% था, जो जुलाई में 9.68% तक पहुंच गया। जुलाई से अगस्त के बीच बांग्लादेश में जबरदस्त सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। इस आसमान छूती महंगाई के पीछे उसी अनरेस्ट को वजह बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश की सरकारी एजेंसीज इस आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही महंगाई को लेकर अपने हाथ खड़ी कर चुकी हैं। अर्थशास्त्री एहसान एच मंसूर बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर बने हैं। गवर्नर बनने के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बैंक की मुख्य प्राथमिकता है महंगाई को कंट्रोल करना। लेकिन क्या यह इतना आसान है? यह बांग्लादेश के फाइनेंस एंड प्लानिंग एडवाइजर सलेहुद्दीन अहमद के बयान से साफ है। सलेहुद्दीन ने कहा है कि महंगाई दर को घटने में समय लगेगा। यानी बांग्लादेश में अभी ना तो महंगाई घटने वाली है, ना ही लोगों को राहत मिलने वाली है। अब राहत मिले भी तो कैसे? जून तक जो महंगाई दर 10% से नीचे थी, वो जुलाई में 14% को पार कर गई। इसके पीछे देश के हालात भी जिम्मेदार हैं। सोशल अनरेस्ट की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है। अब जब सप्लाई ही नहीं होगी तो चीजों के दाम तो बढ़ने ही थे। लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए खतरे की घंटी केवल फूड इन्फ्लेशन रेट के आंकड़ों में या आंकड़ों ने नहीं बजाई है। दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भी बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस ग्लोबल एजेंसी का नाम है S&P। कैपिटल मार्केट कंपनी S&P ने कहा है कि बांग्लादेश में हुए बवाल का सीधा असर बैंकों और देश के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर पड़ेगा। S&P के मुताबिक इस अनरेस्ट की वजह से बैंकों की स्थिति और कमजोर होगी और आर्थिक सुधार की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। बांग्लादेश में चल रहे घमासान को देखते हुए S&P ने पहले भी इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। S&P का कहना है कि बांग्लादेश की बैंकिंग इंडस्ट्री कमजोर हो चुकी है। उसके पास लिक्विडिटी यानी फंड्स की कमी है, कैपिटल बफर नहीं है, खराब एसेट्स हैं। और ऐसे हालात में सेंट्रल बैंक के टॉप ऑफिसर्स का हटना या बदला जाना पूरी इकॉनमी पर असर डालेगा।
S&P का भी आकलन है कि बांग्लादेश में हुए अनरेस्ट और उसके बाद लगाए गए कर्फ्यू की वजह से ही इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। पिछले ही साल IMF ने बांग्लादेश को 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर किया था। देश की इकोनॉमी की बैकबोन माने जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। उस हालात में देश में इतने बड़े और हिंसक आंदोलन ने देश की अर्थव्यवस्था को और पीछे धकेल दिया। और आपको याद होगा कि जब यह मामला शुरू हुआ था तब मैंने कहा था कि बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका बांग्लादेश के गारमेंट प्रोडक्ट्स का बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन पिछले 6 महीने में यूएस ने बांग्लादेश से कपड़ों का इंपोर्ट कम कर दिया है। पिछले 8 महीनों में देश के रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में 16% की गिरावट आई है। अब ऐसे खराब हालत में जब देश में एंटी कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुए जिसने पूरे देश को कई दिनों तक ठप कर दिया, तो देश की इंडस्ट्रीज की तो बैंड बजनी थी। चटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश में होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 90% यही पोर्ट हैंडल करता है। लेकिन जब बांग्लादेश में बवाल हुआ, हिंसा हुई, तो इस पोर्ट पर भी असर पड़ा। यहां भी कामकाज ठप पड़ गया। रिपोर्ट बताती है कि कई कंसाइनमेंट्स पोर्ट पर फंस गए। रिपोर्ट बता रही है कि पोर्ट पर शिप्स की आवाजाही से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 10 दिनों तक की देरी हो गई। रिपोर्ट्स आई कि 50 से ज्यादा शिप चटगांव पोर्ट के 25 नॉटिकल मील के दायरे में फंसे हुए हैं और यह हालात अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने 6 अगस्त को बताया था कि अनरेस्ट की वजह से गारमेंट इंडस्ट्री को $270 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। अब भाई देश का सबसे बड़ा पोर्ट 20 दिनों तक ठप रहेगा, देश में सामान की ढुलाई के लिए ना ट्रेन चलेगी ना ट्रक चलेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और इससे जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने शेख हसीना की सरकार पलटकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, वो बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। वो इस आसमान छूती महंगाई को नहीं देख रहे हैं। वो देश के खाली होते फॉरेन रिजर्व को नहीं देख रहे हैं। वो कर्ज के भार से दबते देश को नहीं देख रहे हैं। 1 अगस्त की खबर है, बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व केवल 1 महीने में $1.3 बिलियन कम हो गया। जो फॉरेक्स है भी वो केवल $20.48 बिलियन का है, जो एक देश के हिसाब से बहुत कम है। बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज भी बढ़ चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 8 महीनों में बांग्लादेश ने फॉरेन डेट के मूल और ब्याज के लिए $2.03 बिलियन खर्च किए थे। तो सोचिए क्या हालात हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के। बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा है ही, बांग्लादेशी टका भी लगातार गिरता जा रहा है। फोर्ब्स की आज की रिपोर्ट है, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 117.46 बांग्लादेशी टका के बराबर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुई ये हिंसा, ये बवाल, ये तख्ता पलट देश की अर्थव्यवस्था के लिए 11,000 वोल्ट का करंट साबित होने वाला है। अब एक और झटके के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उस दौरान जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक बर्नौल मोमेंट है। वो ये कि भले बांग्लादेश में हुए बवाल से वहां की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत की इंडस्ट्री को इससे फायदा होने जा रहा है। जब पड़ोसी देश में कुछ उथल पुथल होती है तो इसका असर हम पर पड़ना तय है। बांग्लादेश में भी जब इतना बड़ा अनरेस्ट हुआ तो भारत के भी कारोबार पर असर पड़ा। यहां तक कि बांग्लादेश के इस बवाल का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखाई देगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स अब बांग्लादेश के बदले भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देंगे। भारत के अलग अलग राज्यों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो लुधियाना की इंडस्ट्रीज हो या फिर कर्नाटक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के भविष्य को लेकर भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश का सियासी भविष्य क्या होगा, जो सरकार बनेगी वो कितनी स्थिर होगी और वो कैसी आर्थिक नीतियां लेकर आएगी, और अर्थव्यवस्था पर इन सब बातों का सीधा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की इकोनॉमी के नाव में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों छेद हो चुके हैं और फिलहाल इस नाव की मरम्मत करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर और ज्यादा बढ़ती है तो देश की गारमेंट इंडस्ट्री को यह ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है कि शायद उससे उबरने में उसे कई साल लग जाएं। और जाहिर है खराब इकोनॉमी का असर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ेगा। तो बवाल कर सत्ता हासिल करने
कुर्सी कब्जाने की बात अलग है और देश को चलाने की बात अलग है। देखते हैं बांग्लादेश कैसे अपना रास्ता बनाता है। इधर बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार बांग्लादेश की जनता के नाम अपना एक संदेश जारी किया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश में क्रांति के नाम पर आतंकवादी हरकतें की गईं, हत्याएं की गईं। उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति के नाम पर उनके पिता का अपमान किया गया, देश की आजादी के नायकों का अपमान किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगे। शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ही नहीं, बांग्लादेश की जनता के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। हाँ, यह बात और है कि इसका जो असर है वो भले ही अभी दिखाई न दे, लेकिन असर तो होगा। दूसरी बात कि भारत के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, उस कर्म का फल तो मिलेगा ना बांग्लादेश वालों को। और इसका असर देखिए दिखना शुरू हो गया है। महंगाई से आप तड़पेंगे, जो जुल्म किए हैं उसके बदले आपको परेशान होना पड़ेगा। दवाइयों के लिए आप तरसेंगे, तेल के लिए तरसेंगे। अभी बहुत ज्यादा और दिक्कतें होनी हैं, क्योंकि यह जुल्म आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मैं रेडिकल मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और इसमें वो लोग भी पिसेंगे जो मौन स्वीकृति देकर अपने आप को पाक साफ समझ ले रहे हैं बांग्लादेश के लोगों में। तो बधाई हो बांग्लादेश, जिस पूर्वी पाकिस्तान से आपने आजादी पाई, एक बार फिर आप वही बनने जा रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान। आज से हम सब आपको पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, बांग्लादेश नहीं कहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आपको जाना जाएगा, क्योंकि आपकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी हैं। वरना कौन अपने चलते फिरते देश को ऐसे बर्बाद कर सकता है? पाकिस्तानियों ने तो किया, तो आप भी तो उसी का हिस्सा थे, आपने भी कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर जाहिर करिए। साथ ही जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट चेक करके ही मैं आप तक वो जानकारी पहुंचाता हूं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, यही है जज साहब, यही है गुनाहगार। मैंने मनुआ क्या बोली, बीच में हम आंसर इसलिए रहे थे, कोई एक बात हुई थी, अब वो बता नहीं सकते, पाकिस्तान के मतलब ही है। तो ये कहता है बोलना ना, फिर मैं कहूँगा जब मुझे उठाएंगे तो मैंने तीनों का नाम दे देना, तीनों को उठाएंगे। फिर मैंने बोल भी दिया तभी, तो ये कहता है मैंने तो बोला ही नहीं है, मैं बोल दूंगा वहां पे कि ये इसी नहीं बोला। मैं बोलूंगा, इसने मुझे कहा था। बहरहाल ये एक मजाक था बीच में। और बहरहाल ये है कि बांग्लादेश में जो है वो हालात जो हैं वो वाकई, उस वक्त हम भी यही कह रहे थे कि अगर जुल्म करेंगे तो मुल्क बर्बाद होगा। वहां तक ठीक था कि अपना हक लेने के लिए निकले, अपना हक लिया, कोटा खत्म किया, बात खत्म। लेकिन बाद में जो हिंदुओं पे जुल्म किया, जो कत्लो आम शुरू कर दिया बांग्लादेश में, वही सिस्टम सारा शुरू हो चुका। तो उस वक्त मैंने ये बोला था कि ये अब जवाल की तरफ जाएगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश में हो सकता है कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि बांग्लादेशी जो है वो इस जुल्म की सज़ा तो मिलनी है भाई। इस जुल्म अगर चंद लोगों ने किया तो बाकी लोग कहेंगे कि हमने तो नहीं किया जुल्म, तो लेकिन सज़ा सबको मिलनी है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बात मैंने करनी है, सज़ा तीनों को मिलनी है यहाँ पे बैठे हुए। तो ज़ाहिर है इसी मुल्क के हैं वो, बांग्लादेश के, अगर वो जुल्म देखेंगे चुप करके तो सज़ा तो उनको भी मिलनी है, उनको भी भुगतना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। तो वो उनके देख लें किस तरह जो है वो सारा कुछ बढ़ रहा है, जो ज़र्ब है उनका वो कम हो रहा है। और लेकिन अभी पाकिस्तान से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो वक्त लगता है। और ये सोचना चाहिए था बांग्लादेशियों को। और बाकी इंडिया जो है वो हो सकता है तलका जो है अपने थोड़े कम कर दे उनके साथ, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ दे ही ना, तो ज़ाहिर है उनको जो है वो इस चीज़ का फिर खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको फिर एहसास होगा कि हमने किससे पंगा ले लिया है, हमारी तो जो है वो
दाल रोटी उनसे यहाँ से आती थी, तो वो भी खत्म हो गया। लेकिन हो सकता है क्योंकि जैसे मोदी जी की हमने पिछली तकरीर सुनी, मोदी जी ने बोला कि हम जो है वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम जो है वो और चीज़ों में जो है वो हम करेंगे, कि हेल्प करेंगे, और हम जो है वो हालात सुधारने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे हिंदुओं को जो है वो इंसाफ दिलाएंगे, और वहाँ पे जो है वो रिफ्यूजी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे ही ठहर के, अब हो सकता है कि वो बांग्लादेश के साथ जो है वो ऐसे मुआहदे तय हो जाएं कि हम ये आपको ये देंगे, लेकिन वहाँ पे हिंदू पे जुल्म नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। उस वजह से फिर जो है वो ठीक भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है जुल्म रुकेगा तो तभी ना, जुल्म अगर करते रहेंगे, सुनेंगे नहीं किसी की, तो फिर ये मुल्क जाएगा कब बाढ़ में। और एक और न्यूज़ मैंने सुनी थी, और उसमें कह रहे थे कि हसीना वाजिद और जो है आर्मी चीफ बांग्लादेश का और पुलिस का चीफ जो है, उसको जो है उन पे केस चलेंगे, अब उनको सज़ाए मौत देने का जो है वो सिलसिला शुरू होने वाला है। अभी देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और बाकी जो है वो जुल्म तो उन्होंने किया है और सज़ा तो हुँ। उनको भुगतनी पड़नी है। बिल्कुल जी, और बुरे कर्म जो होते हैं, उनका जो फल होता है, वो तो भोगना पड़ता है और ज़रूर भोगना पड़ता है। और जो बांग्लादेश की अभी कंडीशन हुई है, ये उन हिंदू जो बच्चियाँ जिनके साथ इन लोगों ने ज़्यादती की है, ये उनकी बददुआएँ इनको लगी हैं और मज़ीद अभी लगेंगी, क्योंकि वो बेकसूर लोग थे। उनका कोई कसूर नहीं था, उनको इन्होंने जानबूझकर अपनी कट्टरपंथी और अपनी जाहिलाना सोच की वजह से उनके साथ ज़्यादती की। करने वाला कोई और है और सज़ा आप किसी और को दें, तो ये तो ज़ुल्म के ज़ुमरे में आता है। और जो लोग ये कहते हैं जी कि हमने ज़ुल्म नहीं किया, तो वो ज़ालिम जो होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला या उसके खिलाफ ना आवाज़ उठाने वाला भी ज़ुल्म में बराबर का शरीक होता है। तो ये चीज़ें हैं, और वहाँ पे जो अभी हालात बनते चले जा रहे हैं, वो हालात आने वाले दौर में एक इबरत का निशान भी बनेंगे और एक खौफनाक कंडीशन भी जो है वो अपना सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो कट्टरपंथी सोच वाली जमात है खालिदा ज़िया की, वो आने वाली है और नफ़रत अंगेज़ मवाद उनके ज़हनों में जो भरा हुआ है, वो उनको तबाही और बर्बादी की तरफ ही लेकर जाएगा, क्योंकि पॉज़िटिव सोच अगर नहीं होगी, तो फिर यही हालात बनेंगे जो अभी बने हुए हैं। मतलब पाकिस्तान की तरफ ले आएगा। बिल्कुल, और इंडिया के साथ जो इन्होंने मामलात अपने ख़राब किए हैं, इनको ये तबाही सीखना बर्बादी चाहिए की था तरफ जा रहा है ना, कि कह एक रहे हैं। ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे हालात बेहतर थे, लेकिन जब इंडिया के साथ हालात ख़राब किए और उसके बाद ट्रेड रोकी, तो उसके बाद जो आम आवाम है, उनकी जो साँसें बंद हुई हैं और जो हाँ, काफ़ी मरीज़ सारी चीज़ें बेचारे महँगी लोग हुई थे, हैं, सही कह रहे हैं। उनके लिए अद्वियात की कमी आ गई थी और काफ़ी सारी ऐसी अद्वियात थी जो कि अभी तक भी नहीं मिल रही। तो बिल्कुल। कितनी सारे लोग हैं जिनकी जानें गई हैं, तो ये खमियाजा किसका है? ये एक उस इंसान का है जिसने ये बीज रखा, लेकिन भोगा किसने? भोगा पूरे पाकिस्तान ने। तो इस वजह से बुरा कर्म जो है, बुरा बीज इंसान बोए और ये तो मुमकिन नहीं है कि उसका फल आपको अच्छा मिले। तो अभी जो बांग्लादेश में सोच बीजी जा रही है, उसका रिज़ल्ट जो है, वो अभी से आना शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में और मज़ीद बांग्लादेश की बर्बादी का ही सबब बनेगा, अगर वो अपनी मेंटालिटी को उन लोगों ने चेंज ना किया तो। बिल्कुल जी, और मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के देखने चाहिए वही बात के जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि यार ये क्यों नहीं देख रहे, पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं देखते। वो कहते हैं ना कि समझदार इंसान जो होता है ना, वो दूसरी तरफ देखता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या बर्ताव किया और क्या उसकी लाइफ में चेंजिंग आई, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो उस चीज़ का नतीजा निकालता है दूसरों को देखकर। यही तजुर्बा होता है। और वो देख देख रहा है कि कंट्री तबाह यार किस तरह हुई है। आपने अपने हक के लिए निकलना था, वहाँ तक हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है आप कंडेम करें उस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं। आपने मसला रिजॉल्व करा लिया, दैट्स इट। आपने अगर हुकूमत का तख्ता पलटना है और उसको उतारना है तो इन अ डिफरेंट वे इलेक्शन होंगे बाद में, तो उस वक्त आप अपना नहीं, वो भी ठीक वो है, वोटिंग चलें अपनी वो यूज़ भी करें। वो भी उतार लिया, वहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेशी जानते हैं ना कि उनको कौन-सा रखना है। हम नहीं जैसे कि ठीक है, अपने से तंग है, ठीक है, बिल्कुल। हम इलेक्शन का वेट नहीं करेंगे, अगर मौका मिले तो हम भी निकल जाएँगे। हुँ। तो बात सिर्फ ये है कि उन्होंने वहाँ तक तख्ता भी पलट दिया, लेकिन हिंदुओं पे ज़ुल्म करना कोई जवाज़ तो नहीं बनता था ना, उन्होंने तो कुछ नहीं ना बिगाड़ा वही ना, था। वही बात आ जाती है, रीज़न पीछे कुछ और था, लेकिन वो जिस भी मुद्दे के तहत वो सब कुछ कर रहे हैं, वो अपनी बर्बादी को एक किस्म का न्योता दे रहे हैं, एक किस्म का ठीक है आह्वान कर रहे हैं। और वो इंडिया जो है अभी भी ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे इसके विरोध के यार इंडिया को अपना मुखालिफ, भाई वो देखेंगे, सनातन धर्म के लोग हैं वहाँ पे, ठीक है?
कम अज़ कम उनको भी ना प्रेफर करे, इंसानियत को भी प्रेफरेंस देना वो उनका हक बनता है। और उन्होंने बात की है, वो पहले भी हेल्प आउट करते रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है कि वो हिंदुओं पे आप जुल्म कर रहे हैं तो इसलिए आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, वो पहले भी कर रहे थे आप लोगों को। और मैंने नहीं सुना वो मेजर गोरेवाले सर उन्होंने बोला कि मैंने कभी इन्हें दुश्मन नहीं बोला, किसी भी वीडियो में कभी भी निकालने मैंने दुश्मन नहीं बोला। मेरे ख्याल में जितनी भी हमने उनकी वीडियोस की, जब भी बांग्लादेश का नाम आया उन्होंने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, उनको लेट डाउन नहीं होने दिया। तो इट्स मीन कि वो उनको अपना भाई समझते हैं और जोड़ीदार समझते हैं। लेकिन जब इस तरह की हरकतें, इस तरह की मेंटालिटी नज़र आती है, पीछे एक ही चीज़ है, पीछे वो जमात है, ठीक है, जो सारा जोर लगा रही है, सारा प्लान बना रही है। और एक पूरा प्लान तैयार हुआ है, बाहर वाली कुव्वतें थी उनके साथ मिलकर उन्होंने किया। यही पाकिस्तान के साथ हुआ और पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पहले लोगों ने सोचा ओहो डॉलर कौन सा ऊपर जा रहा है, यहाँ से वर्ष डाउन हो जाएगा, वो ऊपर जाता गया, ठीक है, महंगाई और बढ़ती गई, आवाम जो है और तंग होती गई। यही हिसाब बांग्लादेश में स्टार्ट हो गया है। और लोग सर जो हैं वो ऐसे ही एनालाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को, ये नज़र आ रही है चीज़। और आने वाले वक्त में बांग्लादेश ने सर पे ऊपर हाथ होने हैं और जनाब जगह जगह ये रोला डाल रहे होंगे कि जनाब महंगाई हो गई, हम तो मर रहे हैं। अभी भी वक़्त है, जुल्म बंद करें, एक बंद इलेक्शन करें, करें, हुकूमत लेके आएँ, अपनी मर्ज़ी की बिल्कुल बेशक लेके आएँ और सबके साथ तल्क़ात बेहतर करें और ये जो ये बांग्लादेश में हिंदू हैं, उन पे जुल्म बंद करें, वो भी बांग्लादेशी हैं, तो बिल्कुल फिर हालात ठीक हो जाएँगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। और अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने तो ये आपको करना पड़ेगा, ये पहला स्टेप होगा। और इंडिया आपकी हेल्प आउट करे, पागल है आप वही हरकत कर रहे हैं जो इमरान खान ने की है कि ट्रेडिंग बंद कर दो, ताल्लुकात खत्म कर दो, ये और वो, ठीक है ना। इंडिया चाइना के साथ भी आमने सामने है, लेकिन ये है कि ट्रेडिंग बंद नहीं हो रही। और अभी पाकिस्तान जो है इतना, मैं सीरियसली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इतना बेशरम हो चुका है, डायरेक्ट वे में नहीं लेता और वाया दुबई जो है वो अपनी मेडिसिन और सारी चीज़ें जो है महँगी वो ले ले रहा है, लेगा ना। वो महँगे ले रहा है और अकड़ में मर रहा है। भाई खाने के लिए तुम्हारे पास दाने नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास और तुम ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो, ये चीज़ गलत है। और वो कहते हैं ना औकात की बात की, औकात में रहो, तो भाई औकात में रहोगे तो इज़्ज़त में रहोगे, अगला बंदा भी इज़्ज़त करेगा और आप अपनी, वो कहते हैं सियाने कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। तो वो वाला हिसाब है कि पाकिस्तान ने अब पंगा ले लिया है, आप सोच रहे हैं कि रिज़ॉल्व कैसे होगा, अब रिवर्स फैसला कैसे होगा, रिवर्स लिया तो बेइज़्ज़ती बड़ी होगी। तो भाई करवा लो एक बार बेइज़्ज़ती, लेकिन ये है कि अवाम जो मर रही है ना, वो थोड़ी सुख की साँस लेगी। एक मरीज़ मतलब उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जिनमें इमेजिन कर लें हार्ट पेशेंट है या ऐसा कोई मरीज़ है, तो उसकी मेडिसिन जो है वो नहीं मिल रही। तो वो 2 मेडिसिन है तो 3 मिलाकर वो 3 मेडिसिन अगर लेता है, तो 3 मेडिसिन में से 1 नहीं है, मिसिंग है, तो वो फ़ॉर्मूला पूरा नहीं होता। अगर वो फ़ॉर्मूला पूरा नहीं होगा तो मेडिसिन असर नहीं करेगी। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसके फ़ादर को वापस जाना पड़ा है दोबारा यूरोप। क्यों? मेडिसिन नहीं मिल रही थी। एक मेडिसिन नहीं मिली, पता नहीं किधर-किधर से पता करवाया है। कह रहा नहीं मिली, मैंने कहा सीरियसली नहीं मिली? कहता नहीं मिल रही यार, मज़ाक नहीं यहाँ कर पे रहा। डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर कहते हैं कि अ, वहीं पे ले जाएँ क्योंकि यहाँ पे इलाज नहीं होगा। लानत है ये मुल्क पे फिर, ये फिर क्या करें अब, मुल्क के सिस्टम पे। डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, वो मेडिकल स्टोर पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वो लिख के दे दे। आप डॉक्टर हैं, आप लिख के दे देते हैं। नहीं, चेकअप करें ना, तो अगर मैं डॉक्टर बने फिरते हैं बड़े-बड़े, चेकअप करें, अगर ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में मेडिसिन है, उनके हिसाब से फिर इलाज करें। कहते हैं नहीं-नहीं फिर उधर ही ले जाएँ। उनको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में वो वाला इलाज है ही नहीं, है ही नहीं है तो वो। इसलिए वो कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। उसका एक एक कह लें कि रिप्लेसमेंट में एक मेडिसिन थी, उन्होंने कहा कि ये भी फार्मूला सेम है तो ये आप यूज़ कर लें। उन्होंने वो 2 उनको लिख के दिए और दोनों यूज़ किए, दोनों का असर नहीं हुआ। क्यों? एक तो रिप्लेसमेंट थी, सेकंड थिंग वो नाक़िस किस्म का माल था, वो एक किस्म का पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में तैयार हुई थी या क्या था, और उनका असर ही नहीं हुआ। और नहीं, वो पता है क्यों नहीं असर हुआ? क्योंकि जो उस मेडिसिन में थे ना, वो 2 फ़ॉर्मूले एक मेडिसिन में ही थे। लेकिन हुँ, यहाँ पे जिन्होंने दी है तो वो अलग-अलग मेडिसिन में अलग-अलग फ़ॉर्मूले, तो उसको वो दोनों मिक्स मोड़ के करके। मतलब मिक्स करके दे दी। हाँ। तो वो असर तो नहीं करेंगी ना, जो वो पहले वाली है वो ज़्यादा असर करेगी। बहरहाल जी ये हालात मसला होता है। टू द पॉइंट बोले तो हमारा ओपिनियन यही है कि बांग्लादेश को सोचना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान को देख लें, नहीं तो बांग्लादेशियों को बिठा के दिखाएं कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है, एक वीडियो चला के दिखाएं ताकि हुँ। उनको सोच आए, समझ आए यार क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, इंडिया ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आपका दोस्त है भाई, हाथ मिलाओ उनसे। और जिन लोगों के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, अगर इंडिया आपका साथ नहीं भी देता फिर भी अपने लोगों के ऊपर जुल्म बंद करे
और ऐसी चीज़ें मत करें जो मुल्क तोड़ रही हैं। और अभी जनाब आप दूसरों के साथ भी हालात जो हैं वो अपने ख़राब कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को अक्ल कब आएगी आई डोंट नो, पाकिस्तानी को कब आएगी नो आइडिया। लेट्स सी जी, देखते हैं और होप सो के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएं और ये अमन व सुकून हो जाए बांग्लादेश में। और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। एक ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।